Hello and welcome all. I Dinesh Rajput welcome you all on the platform of Yatharth IAS. In this series of current affairs, today we have come up with the topic of all pension scheme will burden the future taxpayer as noted by the Vice Chairman of Niti Aayog. Recently, the Vice Chairman of Niti Aayog, Mr. Berry, has raised some concern about the revival of all pension scheme in various states like Rajasthan and Chhattisgarh. So we will see how he has reacted on this decisions of reviving OPS in some states, and secondly we will also see how Niti Aayog is working on deciding the poverty line or the poverty data in near future. So let us start our discussion. The recent news is that the Vice Chairman of Niti Aayog, Mr. Suman Berry, on Sunday expressed concern over the revival of OPS by some state, saying it would burden future taxpayers. हमारे आगे आने वाले जो जनरेशन है, आज हो सकता है कि हमें ना पता चले, but the revival of this old pension scheme will certainly affect the future taxpayer और future citizens. वो इस burden को प्रत्यक्ष रूप से फील करेंगे. आगे आने वाले समय में उन्हें इसका जो फिजिकल पे है वो रिटर्न टैक्स पेयर्स को ही करना पड़ेगा, और हमारा जो फिजिकल प्रूडेंस पे जो हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, दैट विल आल्सो बी डिरेल्ड बाय दिस काइंड ऑफ डिसीजंस. आगे मिस्टर बेरी ने अपने कंसर्न को जताते हुए कहा कि हमें जरूरत है कि हम हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान दें और थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को स्पेस दे. वी नीड टू इम्बाइब द प्राइवेट प्लेयर्स इन आवर इकोनॉमी. वी नीड टू शेयर सम स्पेस विद द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड लाइकवाइज सम कांसेप्ट्स एज वेल एज द contribution of private sector is very necessary for the achievement of fiscal consolidation and fiscal prudence in our economy. फिर उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि वो बहुत वरीड है रिटर्न ऑफ ऑल पेंशन स्कीम्स इन सम स्टेट्स. उन्होंने इसमें साफ साफ तौर पे कहा कि आई थिंक दैट विल बी मोर ऑफ ए कंसर्न बिकॉज द कॉस्ट विल बी बोर्न बाय फ्यूचर टैक्स पेयर एंड सिटीजंस. तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो फिजिकल बर्डन आने वाला है ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइवल करने के बाद वो नियर फ्यूचर टैक्स पेयर्स के पड़ने वाला है. हो सकता है कि आज की डेट में the public will not realize how they will be burdened in near future by this kind of revival of old pension scheme. और अगर हम कर्मचारी वर्ग की बात करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर्ग की बात करें, तो दे आर वेरी ओवरवेल्म्ड, वेरी हैप्पी बाय द रिवाइवल ऑफ दिस ओल्ड पेंशन स्कीम बिकॉज ओल्ड पेंशन स्कीम में यू आर वेरी सिक्योर एंड वेरी श्योर अबाउट द पेमेंट ऑफ योर पेंशन आफ्टर योर रिटायरमेंट. हालांकि एनपीएस जो है वो इन्वेस्ट करता है आपका रुपया शेयर मार्केट में, एंड द रिटर्निंग ऑफ योर मनी आफ्टर योर रिटायरमेंट विल बी वोलेटाइल, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है. दैट विल बी वेरी सिक्योर रीपेमेंट. अगर हम एनपीएस की बात करें तो 10% जो है एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता है बेसिक सैलरी का, और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है 14%, और इसके बाद ये इन्वेस्ट होता है हमारे शेयर मार्केट में या फिर हमारे फाइनेंशियल मार्केट में, एंड आप डिसाइड करते हैं कि आपका जो पैसा है किस तरीके से कौन से शेयर में लगाया जाएगा इतने सालों तक, एंड देन आफ्टर अचीविंग एज ऑफ 60 इयर्स एंड आफ्टर योर रिटायरमेंट द इन्वेस्टेड मनी विल बी रिटर्न एज इन द फॉर्म ऑफ पेंशन टू द पेंशनर. लेकिन अगर ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर हम बात करें तो द रिटर्न ऑफ पेंशन विल बी फिक्स अमाउंट दैट विल बी हाफ योर सैलरी, हाफ ऑफ योर लास्ट मंथ सैलरी. तो उसमें आपको जो वोलेटिलिटी है, जो एक डायनेमिक सिचुएशन है, उससे आप हट जाते हैं, और ओपीएस में आपकी पेंशन वेरी सिक्योर रहती है और वेरी प्रेडिक्टेबल रहती है. वैसा केस एनपीएस में नहीं है. दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर डिमांडिंग फॉर द रिवाइवल ऑफ ओपीएस. रिसेंटली राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने जो कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं उन्होंने इसका रिवाइवल कर दिया है, और द रिवाइवल ऑफ ओपीएस इज इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड इन दीज स्टेट्स. और अभी जो बीजेपी रूल्ड हिमाचल प्रदेश है वहां पे वोटिंग चल रही है, वहां पे वोटिंग प्रोसेस ऑनगोइंग है, चुनाव का माहौल है, और अब दोनों पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि अगर वो पावर में आते हैं तो दे विल रिवाइव दी ओपीएस. तो हम ये देखते हैं कि जनरल ट्रेंड जैसे जैसे जिन स्टेट में इलेक्शन आ रहे हैं उन स्टेट में ओपीएस के रिवाइवल का जो ट्रेंड है वो सेट किया जा रहा है. और इसी तरीके से अगर हम इस कैटेगरी अगर फ्रीबीज की कैटेगरी में रखें या फिर लॉफ्टी प्रोमिसेस की कैटेगरी में रखें, अगर इस तरीके से लॉफ्टी प्रोमिसेस पॉलिटिकल पार्टी करती है तो डायरेक्टली उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा, बट फाइनली ये पेमेंट की जाएगी फ्यूचर टैक्स पेयर्स के द्वारा, और फाइनली ये जनता पर ही इसका बर्डन दिखाई देगा. दैट विल बी ए वेरी श्योर consequences of these steps as observed by the Vice Chairman of Niti Aayog. Within this that limit, duly elected state governments are free to make their own choices on taxation and expenditure priorities and to bear the political consequences of these choices, he said. मिस्टर बेरी का कहना है कि हो सकता है अभी पॉलिटिकल पार्टीज को शॉर्ट टर्म में ऐसे लॉफ्टी प्रोमिसेस से फायदा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बर्डन पड़ने वाला है उन्हीं की जनता पे, और लॉन्ग टर्म में उन्हीं स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए मुश्किल हो जाएगी ओपीएस में पेमेंट करने के लिए, क्योंकि बहुत एक अच्छा खासा लंप सम बजट जो है पेंशन के लिए रिक्वायर होगा अगर ओपीएस का रिवाइवल किया जाता है. तो इसी के साथ मिस्टर बेरी ने अपने कंसर्न्स यहाँ पे व्यक्त किए हैं, और मिस्टर बेरी ने साफ साफ कहा है कि जो आरबीआई है वो फ्लोट करती है क्लब बेसिस पे. हालांकि यहाँ पे प्रूडेंट फिजिकल कंसोलिडेशन की अगर बात करते हैं तो वो अचीव करना हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसा कि हम एडवांस कंट्रीज में बात करें तो वहां बेस्ड ऑन देयर एफिशिएंसी और बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस बजट यूटिलाइज किया जाता है और बजट को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे हमारी कंट्री में बेस्ड ऑन दी
डिसीजंस टेकन बाय पॉलिटिकल पार्टीज, अपने अपने स्तर पे फैसले लिए जाते हैं और ओपीएस जैसी स्कीम को अगर लागू किया जाता है तो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन इसका भुगतान करेगी। हालांकि फिजिकल प्रूडेंस और फिजिकल कंसोलिडेशन जैसे स्टेप्स को इंक्रीज करने वाले स्टेप्स को प्रमोट करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, बट ड्यू टू हमारी कंट्रीज की पॉलिसीज इस तरीके से काम नहीं करती है, तो इस पे मिस्टर बेरी ने अपने कंसर्न शो किए हैं। Noting that the government pension issue is different because the announcement benefits the government of today। हाँ, क्योंकि आज की जो गवर्नमेंट है उसे तो हो सकता है कि इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि ऐसी अनाउंसमेंट करने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में आ जाएगी, लेकिन जो फ्यूचर गवर्नमेंट्स है, द कॉस्ट आर इम्पोज्ड ऑन द फ्यूचर गवर्नमेंट्स एंड फ्यूचर टैक्स पेयर सिटीजंस, ऐसा मिस्टर बेरी ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू एंटर द पिक्चर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर गवर्नमेंट अगेंस्ट द टेम्पटेशंस फेस्ड बाय द इनकम्बेंट। तो मिस्टर बेरी का यहाँ साफ साफ कहना है कि जो प्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज है वो शॉर्ट टर्म को गेन ना देखें और ऐसे लॉफ्टी प्रोमिसेस करने से बचे, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज का जो सफर होता है काफी लंबा होता है। हो सकता है कि आगे आने वाले 15-20 साल बाद उसी पार्टी को गवर्नमेंट रूल करनी पड़े जो आज ये वादे कर रही है, और उसे आगे आने वाले समय में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसी के साथ इसी इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन के बारे में क्या राय रखते हैं और कब नीति आयोग इसको ऑफिशियली लॉन्च कर रहा है, कब नीति आयोग ऑफिशियली इसके बारे में डेटा लॉन्च करेगा, तो इन्होंने मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स जो यूएनडीपी प्रपोज करता है और डिफरेंट कंट्रीज की कैलकुलेट भी करता है, उसको सपोर्ट करते हुए कहा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स काफी इंक्लूसिव इंडेक्स है जो 12 की पैरामीटर्स को इंक्लूड करती है, जिसमें न्यूट्रिशन, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे एलिमेंट्स भी उन्होंने लिए हैं। तो हाल फिलहाल के लिए हमारे पास जो एमपीआई का डेटा है उससे हम पॉवर्टी को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन नियर फ्यूचर में जैसे ही कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे पूरा होता है जो मॉस्पी मिनिस्ट्री द्वारा किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी द्वारा जैसे ही ये एक्सपेंडिचर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे पूरा होगा, उसी के साथ ही नीति आयोग एक नई पॉवर्टी लाइन के बारे में और नई पॉवर्टी डेटा को रिलीज करेगा। और मिस्टर पेरी के स्पेकुलेशन के हिसाब से लगभग 2024 में ये डेटा हमारे सामने आ जाएगा और उसके बाद हम इसको रिलीज करने में सक्षम रहेंगे। इससे पहले मॉस्पी ने 2021 में सीपीआई को रिलीज करने का वादा किया था, लेकिन कुछ डेटा क्वालिटी इश्यूज होने के कारण इसे होल्ड रखा गया और अभी ये प्रोसेस ऑनगोइंग है। जैसे ही हमारा सीईएस तैयार होता है, कैपिटल कंज्यूमर सर्वे तैयार होता है, उसके बाद ही नीति आयोग इस पे डेटा रिलीज करेगा और पॉवर्टी लाइन कंट्री में सेट करेगा। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री, द रेफरेंस पीरियड फॉर द नेक्स्ट हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इज 2022-23, ये उसमें रेफरेंस ईयर लिया जाएगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेरियस पॉवर्टी लाइन डेटास, पैरामीटर्स एंड इंडिकेटर्स। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इन्वेस्ट करने की बात मिस्टर पेरी कहते हैं, और मिस्टर पेरी कहते हैं कि नीति आयोग सरकार के साथ मिलकर हमेशा ये कोशिश कर रहा है कि हम फिजिकल कंसोलिडेशन पे काम करें, हमारा क्लीनिंग अप द टैक्स सिस्टम पे बात करें। जैसा कि हम अभी जीएसटी लेके आए हैं, तो इससे हम इंटीग्रेटेड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को अचीव कर चुके हैं और हम स्लैब्स को भी धीरे धीरे कम करते हुए आगे आने वाले नियर फ्यूचर में हम इन स्लैब्स को 2 या 3 में कंसोलिडेट कर देंगे और थोड़ा लॉन्ग फ्यूचर में हम सिर्फ एक जीएसटी स्लैब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वैसे ही हम डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी क्लीन अप करेंगे और उसमें जो रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है वी विल वर्क ऑन दैट। इसी के साथ हम फिजिकल कंसोलिडेशन जैसे मुद्दों पर भी अपने मॉडल पॉलिसीज, मॉडल एक्ट प्रपोज करेंगे, लेकिन अगर ओपीएस जैसी स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टे ऑन द पाथ ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन। While stressing that there is a need of maintain the thrust on infrastructure आज की डेट में इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर करने वाला, सबसे ज्यादा नीडी सेक्टर है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने के बाद इसके रिजल्ट्स मल्टी डायमेंशनल होते हैं और उसके जो एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंफ्रास्ट्रक्चर से हम अचीव करेंगे वो भी काफी ज्यादा इंक्लूसिव होगी और बहुत ज्यादा मल्टी डायमेंशनल होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का अभी हमारे पास सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसा कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में एक इंक्लूसिव एक्टिविटीज और मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज को इंक्लूड करके पीएम गति शक्ति योजना लागू की गई है, उसी तरीके की योजना हमें और ज्यादा जरूरत है ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सके, उसमें इन्वेस्ट कर सके। इसके साथ ही हमारा जो डिसइन्वेस्टमेंट है, हमारे प्रॉफिट मेकिंग एज वेल एज दी नॉन प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज है, भारतनाज है, नवरत्नाज है, उनका डिसइन्वेस्टमेंट करके, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करके उसके द्वारा जो कैपिटल आ रही है हमारे पास, उसको हम गवर्नमेंट स्कीम्स में एज वेल एज दी बोरोइंग में या फिर कहीं पे हमें पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर करके जहां से काफी रिटर्न हमें दिख रहे हैं वहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो एक टूल हमारे पास है उसको भी हमें बहुत इफेक्टिवली यूज करना होगा। इसके साथ ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बूस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस यहाँ पे मिस्टर पेरी ने किया है और पीपीपी मॉडल को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए, मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट्स को रिक्वायर है कि पीपीपी मॉडल के पीपीपी सेल बनाए जाए, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाए और इन्हें प्रमोट किया जाए, एमओयू साइन किए जाए, गवर्नमेंट इन्हें टाइम टू टाइम मॉनिटर करे और एक रियल टाइम ग्रीवेंस सिस्टम भी डेवलप किया जाए ताकि प्राइवेट सेक्टर बिना हिचकिचाए गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अपनी योगदान दे सके। इसके साथ ही मिस्टर पेरी ने ये इंफॉर्मेशन दी कि हमारा जो अगला बजट है 1 फरवरी को आ जाएगा और इस 1 फरवरी वाले बजट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल कंसोलिडेशन और फिजिकल प्रूडेंस जैसे जो स्टेप्स है उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हम नीति आयोग गवर्नमेंट को अच्छे से अच्छी पॉलिसीज रिकमेंड करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि फर्टिलाइजर सेक्टर जो है उसका एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ा है रशिया यूक्रेन वॉर से। हालांकि पेट्रोलियम सेक्टर है उस पर भी इतना असर पड़ा है, बट
पेट्रोलियम सेक्टर से ज्यादा फर्टिलाइजर सेक्टर अफेक्ट हुआ है। ये बाइट भी वाइस चेयरमैन साहब ने अपने इंटरव्यू में दी है। इसके साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हुए बताते हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व की जो रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स है उसके कारण वर्ल्ड इकोनॉमी में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा बट टू टाइटन दी मॉनेटरी पॉलिसी। इसीलिए अब रेपो रेट्स में इतना ज्यादा कट नहीं दिखाई दे रहा है, रेपो रेट्स भी स्लाइटली बढ़ती जा रही है। और इसी पे उनसे सवाल किया गया कि रेपो रेट्स हमारी कंट्री में और डिक्रीज कब होगी या रेपो रेट मेंटेन कब रहेगी। इसी के जवाब में मिस्टर बैरी का कहना है कि इकोनॉमिक कंडीशंस वर्ल्ड लेवल पे इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं है और उसी के साथ साइमल्टेनियसली हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। हमारी जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड इकोनॉमी से अटैच होकर चलती है, उसके साथ उसका इफेक्ट जो है वो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए आरबीआई की जो रेट्स है वो मेंटेन अभी नहीं हो पा रही है या फिर डिक्रीज नहीं होगी, आने वाले फ्यूचर में वो थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज होगी। जैसा कि हम जेफ बेजोस की वीडियोस में देख चुके हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया कि जेफ बेजोस ने वार्निंग दी है कि आगे आने वाले समय में 2008 जैसा ग्लोबल रिसेशन का टाइम आ सकता है। उन्होंने स्मॉल बिजनेसमैन को ये राय दी है कि आप अपनी कैश रिजर्व्स को होल्ड करें और अगर आपको कोई परचेज करनी है तो उसे होल्ड करें। तो ये बात मिस्टर बेरी के इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि रेपो रेट को इंक्रीज करना आरबीआई के लिए एक मजबूरी हो गया है, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि आरबीआई ऐसे स्टेप ले सके। तो ये सब बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू में साझा की। इसके साथ ही ओपीएस और पॉवर्टी लाइन के बारे में काफी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन वाइस चेयरमैन साहब द्वारा हमें दी गई। तो आई होप कि हमें ओवरऑल किस तरीके से ओपीएस से इफेक्ट पड़ने वाला है, पॉवर्टी लाइन किस तरीके से नीति आयोग उसमें रोल प्ले करता है, हमें ये आइडियाज लेक्चर में जरूर लगा होगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव गेट सम आइडिया अबाउट द न्यूज। अगर आपका कोई इश्यूज है, कोई सजेशंस है तो आई रिक्वेस्ट कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, वी विल श्योरली रिप्लाई ऑन दैट। और अगर आप किसी और सेक्टर को भी, किसी और सब्जेक्ट को भी आगे लाने की बात कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं किसी और सब्जेक्ट में भी हम काम करें, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको कहीं से उसका स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका डाल सकते हैं, हम उस पर वीडियोस लेके जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।